हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोप, जो मॉडर्न इंडिया का पहला टॉपिक रहता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहीं से मॉडर्न इंडिया की जो है आधुनिक भारत जिनको हम कहते हैं उसकी शुरुआत होती है। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हम लोगों के अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हम लोग तब कंसीडर करते हैं जब हिंदुस्तान में, जब इंडिया में जो फॉरेनर कंपनीज थी, जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, चाहे हम पोर्तुगीज की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग इंग्लिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, या हम लोग डच ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, जब ये सारी की सारी जो आपकी कंपनीज हैं इनकी इंट्रूजन इंडिया में देखी गई है, जब इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स को एस्टेब्लिश इंडिया के अंदर किया है, तो हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वो शुरुआत हुई थी। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वहां से शुरू हुई थी गाइस। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत देखने को स्टार्ट करने से पहले हमें जो है ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि ऐसी कौन सी स्थितियां थी या ऐसे कौन से जो है कंडीशंस थी कि यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया की तरफ आना पड़ा। तो गाइस देखिए, इंडिया जो है शुरू से ही लैंड ऑफ एक्सपेडिशन रहा है। अगर आप जब एनिशंट हिस्ट्री को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि उस टाइम आर्यंस की जो है उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था, जो कि एक रीजन भी माना गया है। एक स्कॉलर की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो इंडिया में आर्यंस ने जो है इन्वेजन इंडिया में की थी। उसके बाद हम जब मेडिवल हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि अरब के लोग जो है वो इंडिया जो है इंडिया पर अटैक करते हैं, उसको इन्वेड करते हैं। सेम जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर यूरोपियन लोग जो है वो अपनी इन्वेजन शो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो हम ये लोग कह सकते हैं कि शुरू से आज from even modern history but from ancient history India is considered as the land of expeditions। यहां पर हर टाइम जो है वो एक्सपेडिशन हुई है। अब जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को डिस्कस करते तो हमें देखा था कि इंडिया को वर्ल्ड पर यूरोप मतलब यूरोप ने जो जाना इंडिया के बारे में, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडिया के बारे में उनको नॉलेज मिला वो अरब के सेलर से मिला। क्यों? क्योंकि अरब के लोगों की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो इंडिया हो चुकी थी। जब मुगल, या हम लोग दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं या मुगल्स का रूल इंडिया में देखते हैं, तो मुस्लिम एम्पायर का इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट हो जाना और उनका जो है इंडियन प्रोडक्ट्स का ट्रेड करना अपने अरब कंट्रीज में, और अरब से वो चीजें एक्सपोर्ट होती थी यूरोप के लोगों ने जब ये चीज को नोटिस किया कि बहुत ही फाइन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है मार्केट में आ रहा है, यूरोप के लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि अरब के लोगों के पास इतने फाइन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कहां से आ रहे हैं। देन दैट उनको पता चला कि भाई साहब ये लोग जो हैं वो इंडिया से ये प्रोडक्ट जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अरब, और अरब से जो है वो करते हैं यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप की जो हिस्ट्री हमें बताई जाती है, जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि यूरोप में रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वहां पर जो स्थितियां बनी हुई थी, काफी वर्स्ट हालात वहां पर थे, काफी बुरे हालात वहां पर थे। तो हर कोई जो है इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाना चाहता था। वहां पर काफी ज्यादा कंपनीज थी, काफी ज्यादा बिजनेस को लेकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा यूरोपियन सोसाइटी में देखी गई थी, और वहां पर छोटे छोटे बिजनेस हब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू हो गए थे। यूरोप की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमी को अपनी जो है जितने भी हमारे ट्रेडिंग सेक्टर थे उस टाइम पर, जो वहां पर उस टाइम पर जो वहां के ट्रेडिंग क्लास थी, वो इस प्रॉफिट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते थे। सो गाइज उन्होंने क्या देखा कि उनके देश में तो रिसोर्सेज बहुत कम है, तो वो अब क्या करें, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो जो है वो ओवरसीज जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। वो यूरोप की नीड को पूरा करेंगे, दूर दूर देशों से प्रोडक्ट्स को लाएंगे, इधर पे बेचेंगे। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि बिजनेस प्रोसेस जो है आजकल चलता है। आजकल अगर इंडिया के पास कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट जो है इंपोर्ट करते हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग समथिंग, वी आर इंपोर्टिंग समथिंग। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम जो है ये शुरू हो गया। तो ये यूरोपियन कंट्रीज का कंसेप्ट था कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे चीजें और यहां पर यूरोप में अपनी मार्केट में बेचेंगे, जिससे हम काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे।
तो यहीं से गाइस शुरुआत होती है उन लोगों की इंडिया की तरफ सी रूट जो है वो खोजने की। लेकिन हमें यहां पर एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि वो जो टाइम था वो इतना वेल डेवलप्ड टाइम नहीं था जितना कि आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग इजीली नेविगेट कर कर कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। आज आपके फोन में मैप होता है, आप जस्ट मैप खोलिए, आपको हर चीज, लोकेशन, आपको होटल चाहिए, आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको बस पकड़नी है, आपको हर एक सुविधा आज आपके एक क्लिक पर जो है वो निर्धारित है। लेकिन हम उस काल की बात कर रहे हैं, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ये सब चीजें नहीं होती थी। तो यूरोपियंस ने ये डिसाइड किया कि वो लोग जो हैं थ्रू सी रूट जो है ओवरसी जाएंगे, दूर दूर तक जो है वो लैंड को खोजेंगे और वहां से प्रोडक्ट को लाएंगे। तो इसी के चलते खोज हुई हिंदुस्तान के लिए समुद्री रास्ते की। जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, वैसे ही वास्को डी गामा ने इंडिया को खोजा। खोजने का मतलब होता है गाइस कि यहां के लिए उन्होंने एक सी ट्रेडिंग रूट जो है वो खोला। हालांकि पुर्तगीज जो हैं वो पहले थे जिन्होंने इंडिया एंट्री मारी थी। तो पुर्तगाल और स्पेन ने क्या किया हुआ था, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की हुई थी। उस ट्रीटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इन्होंने अटलांटिक सी को दो हिस्सों में बांटा, जिसमें एक तरफ स्पेन को दे दिया गया, दूसरी तरफ पुर्तगीज को दे दिया गया। ईस्ट साइड जो है वो पुर्तगीज को मिली थी। तो इन लोगों ने ईस्ट की तरफ जो है वो लैंड खोजना स्टार्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट वास्को डी गामा जो है वो पहुंचे थे इंडिया कैलिकट में 1498 में। और जैसे ही ये सी रूट खुल गया तो हम लोग देखते हैं कि इसी रास्ते बाकी कंपनी जो है इंडिया में एंट्री मार रही हैं। गाइस, हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से यूरोपियन पावर्स जो हैं वो इंडिया में एंटर कर रही हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो एंटर करेंगे, कौन कौन सी सुपर पावर एंटर करेगी इंडिया में। उसके बाद गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन सुपर पावर्स ने किस तरीके से इंडिया को जो है वो कैप्चर किया, किस तरीके से हमारे इंडिया के ट्रेडिंग सेंटर्स को कैप्चर किया, किस तरीके से इन्होंने हमारे हर एक स्पेयर ऑफ लाइफ को जो है वो अफेक्ट किया, उस पर असर डाला, और किस तरीके से उन सब लोगों ने फिर इनके खिलाफ जो है रिवोल्ट किया, जिसको आप रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हो। और वहीं से आगे जो है हमारी स्ट्रगल इंडिपेंडेंस को लेकर कैसे स्टार्ट हुई, हमारी क्या शुरू में हम लोग क्या हमारी डिमांड रही, किस तरीके से अंग्रेज हमें रिएक्ट कर रहे हैं, कि क्या चीजें हमें दे रहे हैं और क्या चीजें हमें नहीं दे रहे हैं। ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये आप पढ़ोगे मेरे साथ, यानी अंकुश ठाकुर के साथ। तो गाइज, अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको हमारे लेक्चर की जो भी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और वहां से आपको इसकी जो भी हमारे लेक्चर की सीरीज होगी उसकी पीडीएफ आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, द मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम इसको कहते हैं। तो क्या है गाइज, यहां पर देखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट जो है वो सही से बताऊंगा। यहां पर देखिए क्या है, मैंने आपको बोला था कि देखिए इंडिया का जो हमारा ये कह रहा है कि जो रूट है, ठीक है, ट्रेडिंग जो रूट है इंडिया और यूरोप का, वो कब से जो है ये आज से नहीं बोलते, ये क्या कह रहा है, वर लॉन्ग एंड वाइडनिंग पासिंग थ्रू द ऑक्सस वैली, सीरिया एंड इजिप्ट। तो ये कह रहा है कि पहले जो यूरोप में ट्रेड होता था वो इंडिया से बीच देखिए कितनी कंट्रीज से होकर जा रहा है, ऑक्सस वैली में, सीरिया से होते हुए, इजिप्ट से होते हुए ये जाता था, देन ये यूरोप। मींस यहां पर जो ये है, ये अरब लोग जो हैं वो ट्रेड करते थे। तो यहां पर ट्रेड कैसे होता था, कनेक्शन वाइज ट्रेड होता था। मतलब अरब के लोग इंडिया से ट्रेड करते थे, वो इंडिया का प्रोडक्ट अरब लेके जाते थे, अरब का प्रोडक्ट देन कहां पहुंचता था दोस्तों, वो प्रोडक्ट पहुंचता था यूरोप में। अब इसमें नुकसान क्या है, अगर देखा जाए तो यूरोपियंस को तब भी प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन यहां पर नुकसान क्या है गाइस, यहां पर हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला नुकसान यह है कि अब अरब का लोग, अगर कोई इंसान यहां से ट्रेड उठाएगा, मान लेते हैं कि अगर वो 10 रुपए की कोई चीज यहां से उठाएगा, वो यहां से इसको यहां पर लेकर आएगा, वो अब इसको 10 रुपए की थोड़ी बेचेगा, वो इसको बेचेगा तकरीबन 40 रुपीज का, ठीक है। तो वो 30 रुपीज जो है वो प्रॉफिट कमाएगा। तो यूरोपियंस को यही चीज कितने की मिलेगी गाइस, 50 रुपए की। 40 वो अपना प्रॉफिट लगाएगा, 10 उसने खरीदने में लगाए, और ये यूरोप में जो चीज है उसको 50 रुपीज में दे देगा। तो मतलब कहने का ये है कि इंडियन प्रोडक्ट जो है अब वो यूरोप में कितने का बिक रहा था, 50 रुपीज का बिक रहा था, जो इनको पसंद, इनको पता था कि अब ये लोग कैसे हमारा सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। नाउ दे वांट कि हम लोग डायरेक्ट क्यों ना इसके साथ रिलेशन बनाए, है ना। तो इसके चलते अब ये लोग
एक रिलेशन जो है वो बनाना चाह रहे हैं इंडिया के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो 40 रुपए हैं ये इनको ना देने पड़े, तो ये पैसे ना देने पड़े और ये 30 रुपए भी इनके पास आ जाए, इसके चलते ही तो इन्होंने सी रूट खोजना स्टार्ट किया। तो यही ये कह रहा है कि इसीलिए तो ये देखिए इतने लंबे इस बेसिकली इस ट्रेड रूट को ये कट करना चाहते थे। सो ट्रेड और ज्यादा इंक्रीज कब हुआ? जब वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया अ न्यू सी रूट वाया केप ऑफ गुड होप इन 1498। ट्रेड और ज्यादा बूस्ट तब हुआ जब वास्को डी गामा ने यूरोप से रास्ता खोजा हिंदुस्तान के लिए। देखिए यही तो वो चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अरब के थ्रू ट्रेड करें, क्योंकि अरब के लोग अपना प्रॉफिट कमाकर उनको चीज जो है वो दे रहे। सो दे वांट डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इंडियन सबकॉन्टिनेंट सो दैट दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेडिंग सिस्टम से। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, इतना सा भी अगर आप याद रख लोगे मोर देन इनफ है। तो भाई साहब यहां पर पहला क्वेश्चन आपको लिए क्लियर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपको पूछा जाता है कि आप बताइए कि हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। तो आपके दिमाग में एक ही आंसर आना चाहिए, दैट इज वास्को डी गामा। देखिए अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू अमेरिका या हु डिस्कवर्ड अमेरिका, इस वास्को डी गामा नहीं है, वो क्रिस्टोफर कोलंबस है। लेकिन इंडिया के लिए जो रास्ता ढूंढा गया वो किसके द्वारा निकाला गया? वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा जो है ये इंडिया में कहां पर आए थे गाइस? इस पर भी क्वेश्चन रहता है कभी कभी, तो मैं आपको बता दूं वो कैलिकट में आए हुए थे। ठीक है, कैलिकट में आए हुए थे और कैलिकट का जो उस टाइम पे राजा था दैट वाज जमोरिन, याद रखिएगा। ठीक है, जमोरिन वहां का राजा था और ये जमोरिन और वास्को डी गामा आपस में मतलब आमने सामने थे। ये आया था और उस टाइम ये जमोरिन इंडिया का रास्ता था। एक और पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो है उन्होंने सी रूट खोजा था कहां से? वाया, तो याद रखिएगा केप ऑफ गुड होप। और साल कौन सा था? 1498। एंड Many trading companies come to India establishing trading centers। और कहा जाता है कि जैसे ही वास्को डी गामा ने अपना रास्ता खोज निकाला इंडिया के लिए, तो भाई साहब बाकी की जो कंपनीज थी उनको भी चांसेस मिल गए इंडिया की तरफ आने के। तो वो लोग भी अब वास्को डी गामा के बनाए हुए नक्शे के आधार पर इंडिया की तरफ जो है वो चलना स्टार्ट कर गए। और करेंगे क्या? ट्रेड, और कुछ नहीं करेंगे। Gradually, all European superpowers of the contemporary period, Dutch, English, French, Danish, etc., established their trading centers relation with the Indian subcontinent। देखिए एक बंदे की मेहनत और इतनी सारी देश जो हैं वो फायदा उठाएंगे। वास्को डी गामा ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये था, उन्होंने रास्ता खोज निकाला जो पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। तो जब इन्होंने रास्ता खोज निकाला, अब इनके पीछे पीछे जितनी भी सुपर पावर्स उस टाइम पर यूरोप होती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि आज यूरोप में एक सुपर पावर है दैट वी कॉल्ड एज अमेरिका, है ना। आज आप कहते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यूरोप के अंदर बहुत सारी मल्टीपल पोल्स ऑफ पावर थे। एंड उस टाइम पर हम कहते थे कि ये क्या है? 7 सेंट्रिक वर्ल्ड है या मल्टीसेलुलर कह रहा हूं मैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड था उस टाइम पर। देयर आर मल्टीपल पोल्स ऑफ पावर एट दैट टाइम। बट कुछ सुपर पावर्स जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 में खत्म हो गई, कुछ वर्ल्ड वॉर 2 में खत्म हो गई, और कुछ तो हमारी कोल्ड वॉर का जब एरा आता है दैट इज फ्रॉम 1945 से लेकर 1991 तक, तो हम देखते हैं कि यूएसएसआर जो है वो खत्म होकर सिर्फ एक सुपर पावर हमारे पास बचती है, दैट भी आज के टाइम पर हम उसको यूएसए के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा कि हर दिन हम आए दिन सुनते हैं कि हम कहते हैं अमेरिका पावरफुल है, अमेरिका इज दैट और मत, लेकिन अब अमेरिका को टक्कर देने के लिए बहुत सारे देश खड़े हो रहे हैं। कुछ देशों ने तो अपनी एक ग्रुपिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। तो आज हम कहते हैं यूनिसेलुलर वर्ल्ड है, वी हैव ओनली वन पोल ऑफ पावर। लेकिन हम बात कर रहे हैं मल्टी पोलर वर्ल्ड की। यूरोप के अंदर जब वहां पर डिफरेंट पोल्स थे, पावर के, सुपर पावर्स थी, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग भी पोर्तुगीज को फॉलो अप करते करते इंडिया चले जाएं। अब इसका राज क्या था? उसका राज था जो प्रॉफिट पोर्तुगीज को हुआ था इंडियन प्रोडक्ट से। इंडियन प्रोडक्ट की उस टाइम पर अगर हम मार्केट वैल्यू चेक करें तो बहुत ही फाइन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में मिलते थे, जिनकी यूरोप मार्केट के अंदर काफी ज्यादा डिमांड थी। तो इंडियन प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होगी यूरोप में, तो कंपनीज, हर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इस तरफ भागेगी गाइस। किस तरफ? इंडिया की तरफ। तो
पोर्तुगीज ने रास्ता खोजा और इनके साथ साथ भाई साहब बाकी लोगों ने भी हमारे इंडिया की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। इसकी कहानी क्या कहती है, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ था, इसको एक बार देखते हैं। तो भाई साहब इसमें क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ, याद रखिए एक थी ये, दैट इज टॉर्डियलिस, ठीक है, एक ट्रीटी हुई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ टॉर्डियलिस, ये हुई है 1494 को। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सबसे पहले अगर आपको पेपर में ये ट्रीटी अगर मान लेते हैं कि आ भी जाता है, दैट ट्रीटी ऑफ टॉर्डियलिस जो है ये किस कब हुई थी, कौन से साल में, तो 1498 में ये ट्रीटी साइन होती है। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग किस किस के बीच में हो रही है, याद रखेगा, ये हुई थी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। याद रखेगा किसके बीच में गाइस, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। यहां लिख देता हूं मैं, स्पेन, याद रखेगा, एंड वर्सेस पुर्तगाल के बीच में ये हुई थी। अब इसमें हुआ क्या है, इन्होंने भाई साहब जो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यह बन गया तुम्हारा वेस्ट साइड, यह बन गया तुम्हारा ईस्ट साइड। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने, जो अटलांटिक ओशन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, वेस्ट और ईस्ट। ये जो ईस्ट साइड है, ये मान लिया इन्होंने, कहा कि यहां से जो भी शिप निकलेगा, अगर पोर्तुगीज यहां से शिप लेके निकलेगा, वो पूरा ईस्ट कहीं तक भी जा सकता है जहां तक वो जाना चाहे। ऑन द अदर हैंड जो स्पेन है, वो स्पेन वेस्ट वाला जो पार्ट है वो स्पेन को दे दिया गया कि स्पेन इधर जाएगा। ये क्यों किया इन्होंने, ताकि इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, दोनों सेफली अपने अपने दूर दूर तक जगहों तक ट्रेड जो है उसको एक्सप्लोर करें, उसको फुलफिल कर सकें। इसके चलते इन्होंने ये चीज भाई साहब इंडिया में करी। तो जब ये ट्रीटी हुई, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द सीन वाज सेट फॉर पोर्तुगीज इंट्रूजन इनटू द इंडियन ओशन। तो यहीं से क्या हुआ, जब इनको ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग ईस्ट की तरफ जाना पड़ा, तो इनकी इंट्रूजन इंडियन ओशन के अंदर जो है वो देखने को मिलना हमें स्टार्ट हो गया। तो इन लोगों ने अब धीरे धीरे यहां पर जो है वो अपने कदम जो है वो बढ़ाने स्टार्ट किए। तो सबसे पहले बार्थोलोम्यू का नाम आता है, ठीक है, एक पोर्तुगीज के सेलर थे, याद रखिएगा इनके नाम, बार्थोलोम्यू डियस। इन्होंने सबसे पहले जिम्मा उठाया कि मैं जो है ईस्ट को खोजना स्टार्ट करूंगा, मैं देखता हूं ईस्ट की तरफ मुझे क्या क्या मिलता है। तो भाई साहब ये अपना जहाज लेकर निकल गए पोर्तुगीज से, लेकिन ये जैसे ही अफ्रीकन कोस्ट पर पहुंचे, तो ये ने अफ्रीका कोस्ट को इंडिया समझ लिया, और ये इन्होंने क्या कहा कि अरे मैंने इंडिया खोज लिया। लेकिन ये उनको बाद में पता चला, जब वो उतरे, जब वो वहां पर गए और उनको वहां पर देखा गया, तो उन्होंने जब वहां पर सारी चीजों को देखा, तो उनको पता चला कि भाई साहब हम गलत जगह आ गए हैं, ये इंडिया नहीं है बल्कि ये अफ्रीका कोस्ट है। तो फिर उसके बाद 10 साल तक लगे उन्हें दोबारा से एक रास्ता खोजने में, और फिर 10 साल लगे थे, 10 महीने के बाद, मतलब नियर अबाउट आपका, हाँ नहीं 10 साल ही लगे थे, हाँ नियर अबाउट 10 साल के बाद फिर उन्होंने इंडिया को खोजा है। तो देखिए क्या है, बार्थोलोम्यू डियस जो है पोर्तुगीज नेविगेटर थे, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप को अफ्रीका को क्रॉस किया, और कहां पहुंच गए, अफ्रीका में 1487 में, ठीक है, एंड ट्रैवल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट बिलीविंग दैट लॉन्ग जो ये शॉर्ट मैरिटाइम पाथ है यही इंडिया है, लेकिन ये उन्होंने इंडिया को खोज लिया। हाउएवर एन एक्सपीडिशन ऑफ पोर्तुगीज शिप सेट फॉर द इंडिया बेली 10 years later, लेकिन कहते हैं उन्होंने फिर 10 साल के बाद फिर से कोशिश करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग जो है वो दोबारा से इंडिया की तरफ जो है वो जाना पसंद करेंगे। अब देखो, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो, तो वर्ल्ड मैप के पास अगर आप देखते हो, तो यहां पर जो इंडिया है, इंडिया ऐसे बना हुआ है, इधर से आपको एक कोस्ट लाइन दिखेगी, नीचे अफ्रीका दिखेगा, ऐसे ऐसे। तो ये यहां पर पहुंचे थे अफ्रीका में, है ना, तो इनको यहां पहुंचना था, तो यहां से लेकर ये यूरोप से ऐसे करके निकले थे, यहां से निकले हैं यूरोप से, तो ये यहां पर पहुंच गए, यहां पर इन्होंने अफ्रीका खोज लिया, तो इन्होंने सोचा यही इंडिया है, लेकिन इनको बाद में पता चला कि इंडिया इधर है भाई साहब। तो यहां से यहां तक पहुंचने में इनको 10 साल लगे, ठीक है, 10 साल लगे इनको, जबकि ये यहां पर 1487 में पहुंचे, इस जगह पर ये पहुंचे हैं 1498 में। तो देख रहे हो 10 साल लग रहे हैं भाई साहब यहां से यहां पहुंचने में, ठीक है। तो कितनी मुश्किल जो है इन्होंने काम किया हुआ है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। उसके बाद क्या होता है गाइस, तो हमने देखा कि 10 साल के बाद 1948 मतलब 11 मंथ्स का जो है टाइम लगा इनको पहुंचने में, और 1498 में आखिरकार इन्होंने इंडिया को खोज ही निकाला भाई साहब, ठीक है। तो पोर्तुगीज ने जो है कैसे इंडिया को खोजा ये आपको पता चला। कैसे खोजा, आप बोलोगे कि सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियस जो है वो निकले और उन्होंने
जाना इंडिया था लेकिन पहुंच गए अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका में फिर थोड़ी और स्टडी करने के बाद 10 साल तक जो है उनको स्टडी करने के बाद लेटर ऑन उन्होंने इंडिया के लिए रास्ता खोज ही दिया अंडर द नेविगेटर। कौन थे? वास्को डी गामा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई गाइस। अब पोर्तुगीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पोर्तुगीज को लेकर क्या क्या हुआ था। देखिए पोर्तुगीज में सबसे पहले अगर आपसे इंपॉर्टेंट तो ये तो पता है आपको कि ये पोर्तुगाल से थे। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है पोर्तुगीज को लेकर कि बताइए पोर्तुगीज के जो हैं वो कौन से ऐसे सेलर थे जिन्होंने ट्रेडिंग रूट इंडिया के लिए खोजा था। तो यह भी आपने पढ़ा, कौन थे वो? वास्को डी गामा। याद रखिएगा नाम इनका, वास्को डी गामा, ये याद रखिए दोस्तों, वास्को डी गामा। 1498 का साल याद रखिएगा। कहां पर उतरे थे? तो कैलीकट में इनका जो है सामना हुआ था, मतलब ये कैलीकट में जो है आए थे। इस कैलीकट का जो राजा उस टाइम पर था, उस राजा का नाम था जमोरिन। ठीक है, जमोरिन था उसका नाम, ये याद रखेगा। तो ये 3 चीजों के ऊपर अक्सर क्वेश्चन रहते हैं। कोई बात नहीं, जैसे ही हम ये टॉपिक खत्म करेंगे इसके बाद हम आपको एमसीक्यूज भी करवाने जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें से क्वेश्चंस रहते हैं। तो भाई साहब देखिए, वास्को डी गामा इंडिया में रहे हैं 1498 से लेकर 1501 तक। तो द लैंडिंग ऑफ 3 शिप अंडर वास्को डी गामा कैलीकट में मई 1498 को कैलीकट में उतरते हैं, हेडेड बाय गुजराती पायलट कॉल्ड अब्दुल माजिद। और पोर्तुगीज के साथ एक सेलर थे, अरब के सेलर, जो उनके साथ दे रहे हैं, जिन्होंने इनको मतलब इंडिया के बारे में बताया होगा, और वो इनके साथ आए हैं कि चलो मैं आपका मदद करता हूं और मैं आपको इंडिया जो है वो लेके चलूंगा। तो इनके साथ कौन आया था गाइस? सबसे पहले आए थे कौन? पोर्तुगीज के साथ एक अरब सेलर थे जिनका नाम था अब्दुल माजिद। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री। वास्को डी गामा स्पेंड 3 months इन इंडिया। इन्होंने तकरीबन 3 month इंडिया में गुजारे। When he returned to Portugal, जब वो वापस गए पोर्तुगाल, he brought a valuable cargo within him and profitable sold the goods on the European markets। और वास्को डी गामा ने 3 महीने के अंदर इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने 3 शिप्स पर लोड किए और उनको लेकर वो यूरोप पहुंचे। जब वो यूरोप पहुंचे तो जितना प्रॉफिट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतना प्रॉफिट इस ट्रेड से होगा, भाई साहब उससे आप कह सकते हो 6 times ज्यादा। अगर उन्होंने उस टाइम पर 100 रुपए खर्चा होगा तो उन्होंने उसका 6 times ज्यादा पैसा जो है वो कमाया होगा गाइस। कैन यू इमेजिन, एक बंदा जिसने सिर्फ मतलब चंद पैसे खर्चे होंगे और उसको प्रॉफिट इतना ज्यादा होगा, तो बोलो तो लालच होगा ही, है ना, उसको तो लालच आएगा ही। तो यही लालच वास्को डी गामा को दोबारा इंडिया वापस ले आया। कब गाइस? 1501 में। तो देखिए 1501 वास्को डी गामा रिटर्न टू इंडिया, और इनकी जो डेथ है वो भी इंडिया में ही हुई है, एंड इनको जो है इंडिया में ही इनके जो है दफन इनको किया गया था। When Vasco da Gama mixed economic avarice with the violent hatred and inflicted revenge of the अरब कॉमर्स। अब जब वास्को डी गामा इंडिया आए तो वास्को डी गामा ने क्या देखा कि इंडियन जो लोग हैं, जो उस टाइम पे जो हम कैलीकट के जो लोग हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड विद द यूरोपियंस, ऑन द अदर हैंड दे आर इंटरेस्टेड टू ट्रेड विद अरब के लोगों की जो है एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर काफी ज्यादा थी। तो 2 कंपनीज, अब सोचिए इस लाइक अरब के लोग भी इंडिया से ट्रेड का रिलेशन चाहते थे, ऑन द अदर हैंड पोर्तुगीज भी इंडिया के साथ यही रिलेशन चाहते थे। तो इसको हम कहते हैं कि दोनों के बीच में क्या है, ट्रेड रिलेशन जो है वो खराब होंगे। अब अरब के लोग चाहेंगे कि हम ज्यादा ट्रेड करें इंडिया के साथ, पोर्तुगीज चाहते हैं हम सबसे ज्यादा ट्रेड चलेंगे। तो ये दोनों जो है, इससे क्या हो गया, इन दोनों अरब और पोर्तुगीज के बीच में रिलेशन जो है थोड़े खराब होना स्टार्ट कर गए, जिसके चलते क्या हो गया, पोर्तुगीज के जो वास्को डी गामा थे उनको भी पसंद नहीं आता था कि ये इंडियंस हमारे साथ ट्रेड करो, हम आपको पैसा देंगे, अरब के लोगों के साथ मत ट्रेड करो। तो ही फील जेल्स्ड काइंड ऑफ दैट। तो अब यहां से पोर्तुगीज का दिमाग में क्या चलेगा कि हम अरब के लोगों को सबसे पहले तो अरब के लोगों को पिक्चर से आउट करेंगे, इंडिया से बाहर निकालेंगे, ताकि सिर्फ हम ही लोग जो हैं, मतलब पोर्तुगीज जो हैं, वो ही इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। तो देख रहे हो कितना इंटरेस्ट बन रहा है यहां पर उनका, सिर्फ आना, प्रॉफिट का कमाना, प्रॉफिट से इतना ह्यूज अमाउंट मिलना, और फिर लालच का बढ़ना, और फिर अपने जो राइवली ग्रुप्स हैं उनको खदेड़ देना वहां से इंडिया से, ताकि हम लोग जो हैं वो प्रॉफिट कमाएं। तो यहीं से वास्को डी गामा जो है कह रहे हैं कि मतलब अरब के सेलर्स के साथ वो काफी जेल्स फील करते थे। एट कैनोर वास्को डी गामा एस्टैब्लिश्ड हिज ट्रेडिंग फैक्ट्री, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कैनोर में जो है वो लगाई। गाइस देखिए यहां पर फैक्ट्री वर्ड यूज हो रहा है, बट ये मत समझ लीजिएगा कि फैक्ट्री में पूरा मशीनें वगैरह हैं।
फैक्ट्री इस टाइम की सिंपल क्या है, एक वेयर हाउस है, एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी जाते हो ना तो वहां देखा आपने कैसे ठेले लगे होते हैं सब चीजों के, वैसी ही थी इनकी फैक्ट्री। उस टाइम पर कोई मशीनरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये चीजों को इकट्ठा करते थे उस वेयर हाउस में, उस वेयर हाउस से वो शिप्स पर लोड करते थे, वहां से प्रोडक्ट जो है वो यूरोप जाता था। तो ये उसको हम कहेंगे सेटलमेंट, मतलब जो जहां पर ये पहली बार जो है वो एस्टेब्लिश होंगे। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी आई मीन टू से अंडर वास्को डी गामा कैनानोर में जो है वो लगाई थी गाइस, ठीक है। कैलिकट में थे, ये कैनानोर में थे। कोचिन ग्रेजुअली बिकम द पोर्तुगीज कॉमर्स सेंटर, और फिर कैनानोर तक नहीं बल्कि कैलिकट में, कोचिन में, इन सब जगहों पर हमें जो है पोर्तुगीज के बनाई हुई फैक्ट्री जो है वो देखने को मिल रही थी गाइस। तो देखिए ये लोग इंडिया आ रहे हैं शुरू में जस्ट बिकॉज के वो क्या चाहते हैं, वो सिंपली इंडिया से चाहते हैं ट्रेडिंग रिलेशन को ठीक करना। तो इस उम्मीद के साथ आगे क्या होता है गाइस, देखिए अब इन्होंने जब अपनी फैक्ट्री सिस्टम इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया, तो देखिए फैक्ट्री सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट होने से क्या हो रहा है, अब उस एक जो है आपका एक बिजनेस जो है सेटअप हो रहा है इंडिया के अंदर, एक बिजनेस एम्पायर आपका बन रहा है। तो उस एम्पायर को चलाना, जैसे हमारी घर पे भी हम लोग देखते हैं कि हमने कोई दुकान खोल ली, तो वो दुकान जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाती है तो फिर क्या होता है, पहले एक बंदा संभाल रहा होता है, फिर 2 बंदे संभालते हैं, फिर उसके अंदर वर्कर्स आ जाते हैं नीचे, फिर ऐसे पूरे फैमिली के बंदे उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेम गाइस जब पोर्तुगीज ने इंडिया के अंदर अपने बिजनेस की जड़ों को और ज्यादा डीप किया और ट्रेड को जो है और ज्यादा बढ़ाया, तो अब इनको ट्रेड संभालने के लिए अपने लोगों की जरूरत पड़ी, जिसके चलते क्या हो गया, यहां पर एक पोस्ट की इन्वेंशन इन्होंने इंडिया में कर दी, जिसको आप कहते हो गवर्नर्स, है ना। हम कहते हैं कि पोर्तुगीज का गवर्नर इंडिया में था, तो वो गवर्नर का काम क्या होगा गाइस, उस गवर्नर का सिर्फ एक काम होगा। देखिए गवर्नर मींस ही गवर्न्स द ट्रेड, वो एक गवर्नर होगा जो गवर्न करेगा किसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर। वो देखेगा कि ट्रेड रिलेशन, हमें यूरोप में अगर प्याज की डिमांड है तो वो इंडिया से प्याज उठाएगा, है ना। यूरोप के अंदर मसालों की डिमांड है तो वो यूरोप की डिमांड को देखेगा और इंडिया से वही प्रोडक्ट उठाएगा। अब यूरोप में ऑलरेडी सोच लीजिए आपके नारियल जो है वहां भरे पड़े, है ना, तो यहां से वो इंडिया से क्या उठाएगा, नारियल थोड़ी उठाएगा, उसको पता है वहां नारियल बहुत है भाई साहब, हम लोग यहां से नारियल नहीं उठाएंगे बल्कि हम कुछ और चीजें यहां से उठाएंगे। तो वो यहां से वो चीजें नहीं उठाएगा, बल्कि जो डिमांडिंग होगी चीज यूरोप के अंदर, उसको जो है वो इंडियन मार्केट से उठाएगा। तो यहां से क्या होगा गाइस, इससे क्या होगा, ट्रेड जो है वो स्मूथली चलेगा और साथ ही साथ जो है वो ट्रेड काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा। तो अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व करने के लिए, साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को सेव करने के लिए इन लोगों ने क्या है, इंडिया के अंदर एक पोस्ट क्रिएट की जिसको आप कहते हो गवर्नर, और वो गवर्नर जो है ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से लगाया जाएगा। अब देखिए आधा काम तो उन्होंने किया, अब आधा काम जो है वो गवर्नर्स कैसे करते हैं, क्योंकि ये गवर्नर्स जो हैं ये क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे ये अपने एम्पायर को, अगर वो मान लेते हैं कि अपने जो सर्कल है, ट्रेडिंग सर्कल जो है उसको कैसे बढ़ाएंगे। अगर वो पहले एक गांव से ट्रेड करते थे, फिर गांव से वो 10 गांव से करेंगे, 10 गांव से वो 20 गांव करेंगे, ऐसे से उनके ट्रेडिंग सर्कल जो है वो बढ़ता जाएगा हर एक गवर्नर के अंदर। तो सबसे पहले जो गवर्नर पोर्तुगीज के इंडिया में एस्टेब्लिश हुए उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इन्होंने 1505 में अपनी पोस्ट को संभाला और 1509 तक जो है ये इंडिया में एज अ गवर्नर रहे पोर्तुगीज के। देखिए यहां पर लिखा हुआ है किंग फर्नांड फर्स्ट ऑफ पोर्तुगाल जो है अपॉइंट करते हैं एक 3 ईयर गवर्नर इन इंडिया एंड प्रोवाइडेड हिम विद द एडवोकेट ट्रूप्स टू प्रिजर्व पोर्तुगीज इंटरेस्ट। एक गवर्नर भी बना दिया वहां के राजा ने, पोर्तुगीज के राजा ने, और साथ ही साथ उसको क्या है, सपाही भी दे दिया। उसको कहा कि भाई तू प्रोटेक्शन भी ले ले, तू प्रोटेक्ट कर अपने ट्रेड को एंड ऑल दैट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इंडिया के अंदर दूसरी भी ट्रेडिंग कंपनीज घुस गई हैं, तो सेफ्टी के लिए वो लोग क्या है, अपने अपने ट्रूप्स को एस्टेब्लिश करेंगे। न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा was tasked with the consolidating the Portuguese position in India and destroying the Muslim trade in India। देखिए यहां पर इसको अपॉइंट करने के पीछे का रीजन क्या है। एक रीजन है कि भाई साहब आपको अपना ट्रेड बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट है यहां पर कि जो मुस्लिम ट्रेडिंग सेंटर इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है, उस ट्रेडिंग सेंटर को खत्म करना है, उस ट्रेडिंग पावर को खत्म करेंगे तभी हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं वो गाइस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, देखिए किस तरीके से स्थितियां बन रही हैं और किस तरीके से अब इंडिया धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में, हम क्या कह सकते हैं, यूरोपियन हाथों में चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अल्मीडा अवेंज्ड हिज डिफीट बाय
annihilating both navies. That is, Almeida's dream was for the Portuguese to rule the Indian Ocean. अल्मीडा के अंदर बस एक ही दिमाग था, वो था इंडियन ओशन को कब्जा करना। गाइस देखिए, इंडियन ओशन के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो कुछ यहां पर इस तरीके से आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो दिखाई देता है। यहां पर आपको श्रीलंका दिखाई देगा, और इनका जो मेन मकसद था वो था यहां से लेकर इस पूरे एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। कहने का मतलब है इस पूरे एरिया में वो चाहते थे कि यहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि यूरोप से जो भी शिप आती थी उसको यहां से गुजरना पड़ रहा है, तो जिस ट्रेडिंग कंपनी की पावर इस जगह पर सबसे ज्यादा होगी, जैसे आज हम कहते हैं कि इंडिया इस इंडियन ओशन में काफी ज्यादा पावरफुल बन रहा है। इंडिया नहीं चाहता कि कोई दूसरा जो है इंडियन ओशन में अपनी इंट्रूजन दिखाए। हम चाइना को भी रोक रहे हैं, हम जो है बाकी कंट्रीज को भी यहां से पावरफुल होने नहीं दे रहे, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो जगह है ना, ये वेस्ट को ईस्ट के साथ जोड़ती है। ठीक है, ये वेस्ट को ईस्ट के साथ जोड़ती, तो हर कोई इस पे कब्जा करना चाहता था। लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स, अगर हम यूरोपियन के टाइम की बात करें, जब तो उस टाइम पर क्या था कि हर शिप यहीं से निकलेगी, तो इन्होंने क्या कहा कि जो यहां पर पावरफुल होगा वो ही जो है वो ट्रेड का फायदा लेगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं यहां से कोई शिप लेकर आ रही है लोड, तो जो जिसका पावर यहां पर होगा वो क्या करेगा भाई, रोक दे, या उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, है ना, उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, या जिसके साथ अगर उसको बोलेंगे कि नहीं भाई साहब तू यहां से नहीं जाएगा, तो वो ऑब्वियसली टैक्स देगा। तो दैट्स व्हाई दे वांट, यहां से भी पैसा आ रहा है, तो हर कोई कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही यहां पर काम कर रही है। तो इसके चलते क्या कहा इन्होंने कि भाई साहब हमारा क्या है, अल्मीडा ने सोचा कि मुझे सबसे पहले क्या है, मुझे इंडियन ओशन पर कंट्रोल करना है, मेरा मेन मकसद इंडियन ओशन पर है। जिसके चलते उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब आपको अगर पेपर में पूछा जाए हु स्टार्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी, तो सीधा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम टिक कर लेना। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या चीज, इसके अंदर हुआ क्या था, तो आपने याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी सिंपली क्या था, टू कंट्रोल द इंडियन ओशन फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जिस भी कंपनी के पास, चाहे वो पोर्तुगीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, डच है, डेन है, जो भी है, हर कोई कंपनी इंडियन ओशन पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन पोर्तुगीज का जो इंटरेस्ट था वो यही था कि ये यहां पर क्या है, इंडियन ओशन को कंट्रोल करेंगे, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द ट्रेडिंग रिलेशंस। तो भाई साहब इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट कर। देखिए यहां पर लिखा भी है, कॉटेज सिस्टम वाज इन हिज पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी भाई साहब, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। याद रखिएगा गाइस ये नाम, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है ये शुरुआत जो है इसकी की थी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन आ रहे हैं भाई साहब, नेक्स्ट जो गवर्नर आते हैं उनका नाम है अल्फोंसो डी अल्बुकर्की। ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की इनका नाम है। ये सेकंड गवर्नर बने पोर्तुगीज के, और 1509 से लेकर 1515 तक जो है ये इंडिया में एज इन गवर्नर रहे। तो ये देखिए अल्बुकर्की हु टुक ओवर द पोर्तुगीज पावर, पोर्तुगीज गवर्नर वो रहे इंडिया में जब अल्मीडा की डेथ होगी। तो अल्मीडा के डेथ के बाद कौन आए भाई साहब, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की आए। ही ट्रू क्रिएटर पोर्तुगीज अथॉरिटी इन द ईस्ट। इन्होंने इंडिया के ईस्ट के अंदर जो है, मतलब ईस्ट जो इंडिया है मोस्टली, आप यहां पर यही याद रखो कि ईस्ट के अंदर पोर्तुगीज की पावर को जो है और बढ़ाया गया था इस गवर्नर के शासन काल में। He finished before his death. He also captured Goa. देखिए वास्को डी गामा, कैलिकट, कैनोर, कोचिन और यहीं तक, तो वो मतलब ये 3-4 आप कह सकते हो जगहों पर हमें नाम सुनाई दिए जहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ही वॉज द गवर्नर जब इसने गोवा को जीत लिया। अब आप मैप पर देख लोगे गोवा को, तो इन्होंने गोवा को भी जीत लिया और उस वहीं पर भी अपना ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट किया। तो देखिए पहले 2 थे, अब 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6 हो जाएंगे, 6 से 12 हो जाएंगे। इस तरीके से जो है इनका प्रोसेस चलेगा। सो ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। याद रखें ये बीजापुर है गाइस, ठीक है, इट्स बीजापुर को 1510 में इन्होंने रूलर ऑफ बीजापुर से गोवा को जीत लिया भाई साहब। तो गोवा फिर इनकी जो है वो कैपिटल बनी। गोवा बिकम द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी टू बी एक्वायर्ड बाय द यूरोपियंस एंड लेटर गोवा जो है मेड द कैपिटल ऑफ द पोर्तुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। और इसको फिर हमने 1970s में आकर इनसे वापस लिया है ऑपरेशन विजय के अंदर। ये भी हम जो है बाद में कोशिश करेंगे आपको ये सारी चीजें बताने की। बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कमांडिंग ऑल द सीज एग्जिट्स He ensured Portugal's strategic control over the Indian Ocean। तो देखिए इसको भी पता था
कि ऑब्वियसली इसके सीनियर ने तो ऑब्वियसली एक पॉलिसी चलाई होगी, उसने लिखा तो होगा कि इंडियन ओशन पर अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उसका हमें क्या फायदा मिलेगा, इंडियन ओशन हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ये उसके सीनियर ने तो लिखा होगा अपनी रिपोर्ट में। इसने भी सेम वही पॉलिसी को स्टार्ट किया। बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड कमांडिंग ऑल द सीज एग्जिस्ट ही एंश्योर्ड पोर्चुगल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन। तो इसने जो है उनके ऊपर टैक्स लगाना जो है स्टार्ट किया, और हर एक गवर्नर जो है वो टैक्स को बढ़ाने की जो है वो बात कर रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर बनता है। अंडर अल्बुकर्की's लीडरशिप द पोर्तुगीज टाइटन देयर ग्रिप बाय इंस्टीट्यूटिंग अ परमिशन सिस्टम फॉर द शिप्स एंड एक्सक्लूडिंग कंट्रोल ओवर द रीजन की शिप बिल्डिंग सेंटर। भाई साहब पॉइंट को समझिए, क्या हुआ, उसने ब्लू वाटर, इससे जो इसका सीनियर था अल्फोंसो, उसने क्या किया, अल्फोंसो नहीं सॉरी, इससे पहले अल्मीडा जो थे, अल्मीडा ने क्या किया था, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। लेकिन ही वॉज द पर्सन जिसने क्या किया कि यहां से जो भी शिप निकलेगी भाई साहब उसको टैक्स देना पड़ेगा, हर शिप के ऊपर इसने ऐसा लगा दिया। देखिए यही कह रहा है कि ग्रिप इंस्टीट्यूटिंग परमिशन सिस्टम मांगा भाई साहब। अब इंडियन ओशन इनके पास आ गया था, इन्होंने इंडियन ओशन को जब अपने पास ले लिया तो इन्होंने कहा कि आज के बाद इंडियन ओशन से जब भी निकलना होगा परमिशन लेकर निकलना होगा। परमिशन का मतलब ये थोड़ी होगा कि अपनी पावर को दिखाएंगे, नहीं भाई साहब, इनको पावर से कोई मतलब नहीं है, वो हिंदुस्तानियों को ही होता था मतलब पावर से, इनको मतलब है सिर्फ पैसा, कि यहां से आओगे, परमिशन का मतलब क्या होता है, पैसा दोगे तो जाओगे भाई साहब, अदरवाइज यहीं पे रुको। तो ये शिप को वहीं पर होल्ड पे रख सकते हैं। जैसे आजकल तुम्हें आए दिन टीवी में देखने को मिलता है कि टोल प्लाजा पर किस तरीके से स्कैम हो रहे हैं, है ना, लोग जो है वहां पर ट्रक लगा देते, फिर वो कहते हैं कि हमसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, आए दिन मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी वीडियोस होती है। सेम वही प्रोसेस जो है आप यहां पर लगा सकते हो। एंड गाइस द जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्की थे, उन्होंने इंडिया के अंदर जो मतलब जो जहां पर ये रहते थे या जहां पर मान लेते हैं गोवा वगैरह का जो एडजॉइनिंग एरिया वगैरह था, वहां पर इन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यूरोपियंस की एंट्री इंडिया सिर्फ हमारे लिए एक नुकसानदेह वाला काम है, नहीं, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, तो वो हम लोग ना पूरा देखेंगे, अच्छा भी देखेंगे और बुरा भी देखेंगे कि किस, अगर ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या ये बुरा काम भी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। कल हम यहां से आगे का जो अपना सफर है मॉडर्न हिस्ट्री का वो शुरू करेंगे। यहां तक आज आपको समझ लीजिए कि यहां पर क्या सिचुएशन हो रही है, क्या नहीं चल रहा है, क्या क्या जो है गवर्नर्स हैं किस इंटरेस्ट के साथ ये काम कर रहे हैं। सो आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी हो। एंड गाइस आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर नीडी वंस, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स। आप कहां से भी पढ़ रहे हो, किसी भी सेंटर लेवल से स्टेट लेवल या किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाकी आप तक है, आपके जो भी व्यूज हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताना जरूर होगा कमेंट सेक्शन में। तो चले गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल आपसे यानी फिर मुलाकात होगी कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस एंड गुड बाय।